अब गुजरात कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा हो गई कि गुजरात आ रहे हैं और दो सभाएं तो पक्की हो चुकी हैं, 1 बजे और 3 बजे की दो सभा है। और कहा जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा था कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाए, नहीं कर पाया, लोगों से बात नहीं हो पाई जो कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं ये कहें, और वो भी आधिकारिक हैंडल से आ रही हैं तो सही ही आ रही होंगी क्या प्रेम कुमार जी? अगर मैं कह रहा हूं और जो चीज़ें दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑलरेडी गुजरात के कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से है और उसमें भी समय दिया हुआ है, तो अब तो ये तय माना जाए कि 21 तारीख को राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, आप ऐसे जब आपके मुंह से ऐसे भी कोई बात निकल जाती है तो वो सही ही होती है, और आप तो बाजाफ्ता प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि राहुल गांधी गुजरात में सभा करने जा रहे हैं। देखिए, परिस्थिति बदली है। एक समय था जब ये कहा जा रहा था कि गुजरात में संघर्ष त्रिकोणात्मक है, फिर कहा जा रहा था गुजरात में कांग्रेस कहीं है ही नहीं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला है। और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्टार प्रचारक बीजेपी के, कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है राहुल गांधी के जो यात्रा है, उस यात्रा के बाद जो वातावरण निर्मित हुआ है, और गुजरात के कांग्रेस ने भी जो वहां मेहनत की है, और वहां भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, इन सब की परिणति जो है अब स्टैंड में, रणनीति में नजर आने लगी है। रणनीति अब बीजेपी की बता रही है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और जब बीजेपी ये बात कहने को विवश हुई है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन फेवर ऑफ बीजेपी है। इसका मतलब ये समझिए कि अगेंस्ट बीजेपी माहौल वहां कांग्रेस के फेवर में खड़ा हो चुका है। ये उनकी रणनीति में झलक रहा है। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा से जो उन्होंने संयोजन किया, विभिन्न मुद्दों का संयोजन किया, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, अमीरी गरीबी है, इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा उन्होंने सावरकर को भी जोड़ा, उस सावरकर को भी मुद्दा बनाया। अब इसके पक्ष और विपक्ष में लोग हैं, ये सही किया कि गलत किया, लेकिन मैं इस पर थोड़ी देर में आता हूं जी। पर एक बात जरूर है कि इस संयोजन से मुद्दों पर लोगों का ध्यान गया। राहुल गांधी गुजरात पहुंचकर जो काम कर सकते थे, मुद्दों को पर लोगों को ला सकते थे, वो गुजरात से बाहर रह करके, चाहे वो 15 नवंबर पर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो उन्होंने आदिवासियों को लेकर के बात कही, या आज इंदिरा गांधी जी के जयंती पर जो महिलाओं को लेकर के उन्होंने इनिशिएट किया कि महिलाएं यात्रा करेंगी, तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट गुजरात से बाहर रह करके उन्होंने गुजरात में भी दिखाया है, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आदिवासियों के बीच भी पड़ेगा, महिलाओं के बीच भी पड़ेगा, और युवाओं के बीच बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा और दूसरे मुद्दे जो हैं उसका असर पड़ रहा है। यानी चुनावी मुद्दों को भी वो इस भारत जोड़ो यात्रा में एड्रेस कर ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद मैं लौटता हूं सावरकर वाले मुद्दे पर, जिसमें ये कहना होता है कि ये मुद्दा वो भी महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने क्यों उठाया। निश्चित रूप से ये आर पार की लड़ाई होती है वैचारिक तौर पर, और सावरकर के मुद्दे को छूने का मतलब है कि सीधे वैचारिक आधार पर आप इधर या उधर की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, और राहुल गांधी खड़े हैं। उन्होंने छिपाया नहीं है इस बात को, उन्होंने कहा है कि हम वैचारिक आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें हालांकि मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि जब हम सावरकर को याद करते हैं तो सावरकर की एक भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में है, जिस कारण से वो जेल गए। दूसरी बात है कि जो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सावरकर के जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, वो सिद्धांत कि हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते, उस सिद्धांत को आज हम कैसे लें?
तो हम ये कहते हैं कि भारत की जनता ने तो सावरकर के जीवित रहते हुए 1966 में उनका निधन हुआ, उनके जीवित रहते हुए सावरकर के सिद्धांत को खारिज कर दिखाया था। हिंदू मुसलमान एक होकर के रह रहे हैं, सेकुलरिज्म है इस देश में, और ये चीजें आगे बढ़ी। आज खुद आप देखिए ना, आरएसएस क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है। ये सोच भी तो सावरकर के खिलाफ है। तो अगर वैचारिक आधार पर हम सावरकर का विरोध कर रहे हैं, तो उस गलत का विरोध कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया, अंग्रेज लोग शौक से तो उनको जेल में नहीं भेजे थे, मेरा व्यक्तिगत विचार है। जे उन्होंने लड़ाई लड़ी तभी तो जेल गए। हाँ, उसके बाद उनका जो व्यवहार था वो अन्य क्रांतिकारी से अलग था। ये माफी मांग रहे थे, दूसरे माफी नहीं मांग रहे थे। यहां भी मैं थोड़ा उदार हो जाता हूं राजीव जी, कि हमारे क्रांतिकारी लोगों के लिए अलग अलग विचार हैं। महात्मा गांधी के लिए भी तो लोग बोलते हैं ना कि वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। सुभाष चंद्र बोस के लिए भी तो लोग बोलते हैं ना कि भाई अंग्रेजों को भगाने के लिए आप हिटलर, तोजो और मुसोलिनी से जाकर के मिल गए। वो आलोचनाएं हैं, कम्युनिस्टों की भी आलोचना है, भाई दक्षिण पंथियों की भी आलोचना है, कांग्रेस की भी आलोचना, इवन महात्मा गांधी की और भी आलोचनाएं हैं। इन आलोचनाओं के बीच हम स्वतंत्रता संग्रामियों का सम्मान भी करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रखते हुए भी मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं कि वैचारिक आधार पर सावरकर के विचार को कंडेम करने की जरूरत है, और ये वो लड़ाई है जो राजनीति के मैदान में लड़ी जाएगी, इससे आप बच नहीं सकते। और राहुल गांधी ने बिल्कुल बचने का प्रयास नहीं किया है। तो इसका जो राजनीतिक फायदा है वो संघर्ष के माध्यम से जनता जब उस पर मुहर लगाएगी तो दिखेगा, और जनता के बीच खड़े हैं राहुल गांधी, तो ये खुल्लम खुल्ला है। और ऐसे संघर्ष का, ऐसी यात्रा का और भारत जोड़ने के मकसद को निश्चित रूप से साथ देना चाहिए, और जनता दे रही है। जी, जनता दे रही है साथ। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, सावरकर का जिक्र हो रहा है और इसको लेकर के सावरकर के मसले को लेकर राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी। और उसके बाद दूसरे दिन जो शेगांव में जो भीड़ जमा हुई, और वो साफ उस भीड़ से ये एक बात तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने डंके की चोट पे बात कही, और अपनी बात को ये भी बताने के लिए कि देखो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि आप काले झंडे दिखाइए, आज पटाखे फोड़ रहे थे लोग, सब कुछ कर लीजिए। श्रद्धांजलि सभा में कुछ ऐसे भी आ गए थे जो पटाखे फोड़ रहे थे, जब आप याद कीजिए राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो उसके बाद नाराज़गी भी जाहिर की राहुल गांधी ने भी खासकर, और फिर पटाखे बंद हुए। ये सब कुछ होगा क्योंकि अब यात्रा आ रही है मध्य प्रदेश।